नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन आज वहां की संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। अडानी समूह मामले में राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से रखी गई राय। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, समिति समय से सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीडीआर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। एशिया प्रशांत में शांति और समृद्धि पर दिया जोर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए तैयार पर्थ का मैदान। युवा चेहरों के साथ इतिहास रचने के लिए बेताब टीम इंडिया। WTC फाइनल में जाने के लिए बड़े अंतर से जीतनी होगी सीरीज। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना की अपनी यात्रा के दौरान आज वहां की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम का ये संबोधन देश के वैश्विक कूटनीतिक संपर्क में एक और महत्वपूर्ण क्षण होगा। 14वीं बार प्रधानमंत्री विदेश की किसी संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को विदेशी संसदों को सबसे अधिक बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। विदेशी संसदों में दिए गए उनके संबोधन मनमोहन सिंह की ओर से दिए गए 7 संबोधनों से दोगुने हैं। इंदिरा गांधी ने विदेशी विधानमंडलों को 4 बार संबोधित किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार। राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार ऐसे भाषण दिए, जबकि मोरारजी देसाई और PV नरसिम्हा राव जैसे अन्य लोगों ने केवल 1 बार संबोधित किया। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक दुनिया भर में विधानमंडलों में भाषण दिए हैं। महाद्वीपों से परे उनके संबोधन वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री 2 बार साल 2016 और साल 2023 में संबोधित कर चुके हैं। साल 2014 में पीएम ने ऑस्ट्रेलिया और फिजी के सांसदों को संबोधित किया। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। अफ्रीका में पीएम मोदी ने 2015 में मॉरिशस की नेशनल असेंबली और साल 2018 में युगांडा की संसद को संबोधित किया। एशिया में पीएम ने 2014 में भूटानी संसद और नेपाल संविधान सभा के संयुक्त सत्र को, 2015 में श्रीलंका, मंगोलिया और अफगानिस्तान की संसदों को और 2019 में मालदीव की संसद को संबोधित किया। उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अमेरिका में जांच के घेरे में आ गई है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी इस मामले में शामिल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने राज्य में बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। ये रिश्वत कथित तौर पर 2020 और 2024 के बीच दी गई है। इस दौरान ओडिशा में बीजेडी, तमिलनाडु में डीएमके, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में YSRCP की सरकार थी। चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। अडानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि यह मामला अमेरिका और भारत की एक कंपनी के बीच बिजली लेन देन का है। जिन 4 राज्यों के नाम इसमें सामने आए हैं, उस समय वहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दल की सरकार थी।
जो 4 राज्य में SDC स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। आंध्र प्रदेश में YSRCP की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? DMK, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उड़ीसा में किसकी सरकार थी? BJD की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि उनके पूर्व नेता से पूछताछ पर अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं तो हमें भी आपत्ति नहीं है। राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। अडानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस आरोप पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस का पुराना ड्रामा है। तो राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। भाजपा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा बिजली खरीद और राज्य वितरण कंपनियों के बीच का ये मामला है। एक भारत और एक अमेरिका की कंपनी इसके अंदर शामिल है और कंपनी बयान जारी कर अपना बचाव खुद करेगी। बीजेपी का पलटवार है राहुल गांधी के आरोपों पर। बीजेपी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और ये भी कहा है इस मामले से जुड़े समझौते में 4 राज्य शामिल थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और ओडिशा में BJD की सरकार थी। आंध्र प्रदेश में YSRCP की और तमिलनाडु में DMK की सरकार थी। सरकार चारों राज्य में थी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार। और कांग्रेस पर भारतीय मार्केट को गिराने का भी आरोप लगाया बीजेपी ने। यह भी कहा कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी का निवेश लेने पर सवाल बीजेपी ने पूछा है। और बीजेपी ने यह भी कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने लिया 56,000 करोड़ रुपए का निवेश। कर्नाटक और बंगाल में भी अडानी का करोड़ों का निवेश है। सवाल भी पूछा तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने क्यों लिया 100 करोड़ का डोनेशन। बीजेपी का कहना है कांग्रेस द्वारा PM मोदी की विश्वसनीयता को कम करने की असफल कोशिश है और साल 2002 से कांग्रेस और गांधी परिवार इस तरह के प्रयास कर रहा है। अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। अडानी ग्रुप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा है कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक डिफेंडेंट्स को निर्दोष माना जाता है। इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में वक्फ बोर्ड द्वारा कथित भूमि अतिक्रमण को लेकर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ बोर्ड के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में कर्नाटक विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा, पूरे कर्नाटक में हमारे नेता वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण को लेकर 3 दिनों का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पोजीशन कैसा है, किसानों का जमीन छीना जा रहा है ये सरकार, और
ये रैतों को धोखा दे रहा है। उसके वास्ते अभी मठाध्यक्ष और रहे किसान लोगों, व्यापारी लोग आज गुलबर्गा में ये प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बीजेपी नेतागण और दूसरे पार्टी नेतागण भी इधर इसमें शामिल है। वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अतिक्रमण को लेकर कर्नाटक के हावेरी में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने को लेकर भाजपा नेता भरत बोम्मई ने कर्नाटक सरकार से किसानों के परिवार को जमीन वापस कराने की मांग की। They have created such a situation where they're sending notices to farmers, to all the temples, to all the lands of the poor people. So as Bharatiya Janata Party, we have come together today to ensure that none of the poor people's land and the farmers' land and the mandir's land is taken away by the Congress Party, and this is just the beginning. We will ensure that not even an inch is given to the Waqf board. वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक दिल्ली में जारी है। आज हुई बैठक में समिति के विपक्षी दलों के सदस्यों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। कई विपक्षी सांसदों ने इस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बात की। वहीं जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट समय से सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है। आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने जेपीसी के सामने विभिन्न पहलुओं पर मंत्रालय की तरफ से राय रखी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े 6,600 करोड़ के घोटाले मामले में गुरुवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौरव मेहता के रायपुर स्थित घर पर 26 घंटे से ज्यादा समय से छापेमारी और पूछताछ कर रही है। ईडी की ओर से गौरव मेहता के साथ ही उसके भाई अक्षय मेहता से भी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले ईडी ने बुधवार को कथित बिटकॉइन पूंजी घोटाले के संदिग्ध गौरव मेहता के रायपुर स्थित घर पर छापेमारी की थी और पूछताछ के दौरान उनका बयान दर्ज किया था। साथ ही कुछ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। ईडी की छापेमारी और जांच में पता चला है कि गौरव मेहता कई कंपनियों का डायरेक्टर और पार्टनर है, जिसमें 2016 में बनाई गई ब्लॉकचेन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता में स्पंज आयरन कंपनी और मुंबई की ब्रोकरेज कंपनी जैसी 6 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता और उनके दोस्त भी इन कंपनियों के डायरेक्टर और पार्टनर हैं। ब्लॉकचेन कंपनी का ऑफिस रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित अरिहंत कॉम्प्लेक्स से संचालित हो रहा है। इस घोटाले में गौरव मेहता और उसकी कंपनियों पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और बिटकॉइन से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने अभी तक कई दस्तावेज और साक्ष्य बरामद किए हैं जो इस मामले में और भी कई पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। गौरव मेहता पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर निवेशकों से धोखाधड़ी की और अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से लाखों करोड़ रुपए की धनराशि अर्जित की। ईडी की टीम गौरव मेहता और उसके परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ कर रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कई कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने बिटकॉइन मामले में महाराष्ट्र चुनाव के तार जुड़े होने की बात कही। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है और इस मामले में अब बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले मामले में भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता से जनता को जवाब देने की मांग की है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो सामने आया, बिटकॉइन का मामला आया, क्रिप्टो करेंसी का जो विषय आया है, उसके तार जिस तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं और आपने हर मामले में देखा है कि पहले ये नकारते रहे कि नहीं नहीं नहीं, इसमें कांग्रेस के नेताओं का नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचारी कर रही है, ईडी का सहारा ले रही है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे जैसे परतें उखड़ती गई जांच के आधार पर, वहां पर कांग्रेस के नेता उसमें शामिल पाए गए। तो हमें आशंका है कि जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं कांग्रेस की पूर्व नेत्री के द्वारा, तो इस मामले में भी कहीं न कहीं तार आने वाले समय के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री जी से जुड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण
मांझी भी मौजूद रही। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब जीवन और विरासत पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। स्वतंत्रता सेनानी, नवभारत के निर्माताओं में से एक, भारत माता के सपूत उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ प्रस्तुत की गई डॉक्टर मेहताब के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक और शॉर्ट फिल्म शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब ने अपनी सब सुख सुविधाओं को त्याग कर देश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज इस बात को याद करना उचित होता है, डॉक्टर मेहताब जी की भूमिका भाषा आधारित उड़ीसा प्रांत बनाना, जिसकी और 12 साल के बाद हम शताब्दी मनाएंगे। डॉक्टर मेहताब जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। पराधीनता की मानसिकता की, पल पल की, कण कण की, घटना घटना की एक जीवंत प्रयोगशाला थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब देश की उड़िया विरासत के महान नेता थे। आज वी नो सरदार पटेल्स genius and effort shaped integration of the former princely states with India. Likewise, Dr. Meहताब was the Sardar Patel of Odisha, who ensured merger the 26 princely states with Odisha. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे देश की विकास यात्रा में तमाम कर्मयोगियों में डॉक्टर मेहताब की भूमिका भी अहम रही है। सामाजिक न्याय के प्रति भी मेहताब साहब का दृष्टिकोण भूमि सुधारों के लिए किए गए उनके कार्यों और पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके प्रयासों से निश्चित रूप से दिखाई देता है। डॉक्टर मेहताब की 125वीं जयंती पर एक डाक टिकट, एक सिक्का और पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। साथ ही डॉक्टर मेहताब के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर मणिपुर कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हम मणिपुर संकट के बारे में चिदम्बरम के पोस्ट की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राज्य की एकता और अखंडता के लिए अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि राज्य में बढ़ते तनाव और राजनीतिक संवेदनशील माहौल को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भाषा और भावनाएं बेहद अनुचित थी। दरअसल चिदम्बरम ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैतेई, कुकी, जो और नगा एक राज्य में तभी साथ रह सकते हैं जब उनके पास क्षेत्रीय स्वायत्तता हो। अपनी पोस्ट में उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता की वकालत की थी। इस पोस्ट के बाद मणिपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम ओग्राम इबोबी सिंह ने इसका विरोध और निंदा की। विरोध के चलते चिदम्बरम को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, लेकिन नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं हुई। उन्होंने चिदम्बरम पर कार्रवाई करने की मांग की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पी चिदम्बरम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। He was the Union Home Minister. He allowed these foreigners to enter India, to enter Manipur, and even allowed to sign suspension of operation with the illegal migrants underground. So he is the creator. They are the creator. Whatever we are facing today in Manipur, it is the creator of the Congress. So they cannot
wash out their hand easily. People do understand the present crisis, the present problem, whatever happening in Manipur is a chronic and also created by whom? Created by the Congress. वाराणसी में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। काशी में साइबेरियन पक्षी हजारों मील का लंबा सफर तय करके गंगा के तट पर हर साल शीतकाल बिताने आते हैं। गंगा के ऊपर उड़ते इन प्रवासी पक्षियों का नज़ारा देखते ही बनता है, जो वाराणसी घूमने आए पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर्यटक इन पक्षियों को दाना खिलाते हैं और इनके साथ अपना समय बिताते हैं। इन प्रवासी पक्षियों की वजह से घाटों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अभिन्न हिस्सा क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की लोकप्रियता देखते हुए इस साल उसका विस्तार किया गया है। इफ्फी का विषय युवा फिल्म निर्माता फोकस इज नाउ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म में इस साल देश भर से चुने गए 100 युवा प्रतिभाओं को इसमें चुना गया है। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो भारतीय सिनेमा के भविष्य पर इस बार केंद्रित है। वर्तमान में फिल्म निर्माण में भारत की प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं की खोज और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित हुआ है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। अपनी तरह के इस सबसे बड़े पूर्ण समर्थित मंच के रूप में CMOT उभरते रचनाकारों और सिनेमा जगत के दिग्गजों के बीच बातचीत, जुड़ाव और सीखने को बढ़ावा देता है। इस साल CMOT कार्यक्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए विस्तार किया गया है, जिसमें 13 फिल्म निर्माण विधाओं में 100 युवा प्रतिभाओं को शामिल किया गया है, जबकि पिछले संस्करण में 10 विधाओं में 75 प्रतिभाएं शामिल थीं। विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर आज केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि मछली पालन के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जिससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर बंगाल की खाड़ी में होने वाले अवैध मछली पालन कारोबार को रोकने के लिए एक्शन प्लान को शुरू किया गया है, जिसमें भारत, बांग्लादेश और मालदीव्स जैसे देश शामिल हैं। भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और वैश्विक स्तर पर होने वाले उत्पादन में 8% हिस्सेदारी रखता है। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 8% है, जो लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि नीली क्रांति में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे देश में आज लगभग 132 लाख टन इनलैंड फिशिंग हमारा शेयर है पूरे हमारे फिश प्रोडक्शन। तो ये सब काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ। लेकिन हाँ, फिशिंग सेक्टर के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, आज भी कई इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं उसको दूर करने के लिए, लेकिन चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पूरा फिशिंग सेक्टर, फिश फार्मर्स जो हैं, मछुआरे जो हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने के कारण जो सरकार की नीतियों का जो लाभ पूरा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर एक एक्शन प्लान को भी शुरू किया गया है, जिसमें भारत, बांग्लादेश और मालदीव्स जैसे देश बंगाल की खाड़ी में होने वाले अवैध मछली के कारोबार को रोकने पर कार्य करेंगे। देश में करीब 3 करोड़ लोग मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में ब्लू रिफॉर्मेशन शुरू हुआ है। इस अवसर पर मछली पालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और राज्यों को भी पुरस्कार दिए गए। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।